स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्लास टू रीड में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। तो आइए शुरू करते हैं। जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु सबसे पहले देखते हैं। वेद जो हैं ईश्वरकृत माने जाते हैं। वेदों को श्रुति साहित्य एवं संहिता भी कहा गया है। इसी तरीके से देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। आगे देखते हैं वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को कहते हैं। आगे हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के युग को अगर कहा जाता है तो वह भी हड़प्पा सभ्यता की तरह ही कांस्य युगीन युग कहा गया है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद गिने जाते हैं। आगे देखते हैं इसी तरीके से वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, जो कि 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। इनका जो मध्य एशिया से ये लोग भारत आए थे तो इनका मुख्य कारण था अपने पशुओं के लिए चारागाह की खोज में, जो कि ये सर्वप्रथम जब आए थे तो ये मध्य एशिया से आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और पंजाब पहुंचे थे। इसी से आगे धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यह जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, यह जो क्षेत्र है भारत का उत्तर पश्चिम, ये वाला रीजन सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से 7 नदियां होकर के बहती थी। इसी क्षेत्र में आकर के आर्य लोग सर्वप्रथम यहाँ बस गए। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। अब आइए देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों के विभिन्न नाम। तो सर्वप्रथम है सिंधु नदी। सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु के नाम से ही जाना जाता है। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। चिनाव नदी को अस्किनी, राबी नदी पारुष्णी नदी के नाम से जाना गया है। इसी पारुष्णी नदी के तट पर एक दसराग युद्ध नाम का युद्ध होता है, जिसे पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब आगे देखते हैं व्यास नदी को ऋग्वेद में विपाशा के नाम से चर्चा मिलता है। सतलज नदी को शतुद्री कहा गया है ऋग्वेद में। अब आगे देखते हैं सरस्वती नदी को सरस्वती नाम से चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वह कबीलों में विभाजित था। हर कबीले का एक राजा होता था। उस राजा को गोप्ता के नाम से जाना जाता था, गोप या गोप्ता। अब आइए आगे देखते हैं इसी तरीके से ऋग्वेद में कई परिषदों का चर्चा मिलता है, और इन सभी परिषदों में से 3 परिषद सभा, समिति और विदत ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक था। आपको याद होगा हड़प्पा की सभ्यता में समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन धीरे धीरे यही काल आगे बढ़ते हुए ऋग्वैदिक काल तक आते आते समाज पितृसत्तात्मक में परिवर्तन हो जाता है। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसे दसराग युद्ध कहा गया है। यह दसराग युद्ध राबी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब आइए आगे देखते हैं सती प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक के टाइम पीरियड में। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनका जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि और पशुपालन पर आधारित था। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना काल 1500 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,500 श्लोक हैं। इसी 10 मंडलों में से एक 9वां मंडल है,
जो कि सोम को समर्पित किया गया है, जो वनस्पति के देवता हैं। अब आइए आगे देखते हैं मंडल और रचनाकार। सबसे पहले देखते हैं दूसरा मंडल, जिसकी रचना की है गृत्समद ने, तीसरा विश्वामित्र, चौथे मंडल की रचना वामदेव ने, पांचवें मंडल की अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है। दोस्तों एक तथ्य ये भी याद रखेंगे कि दूसरा और सातवां जो मंडल है वह सबसे पुराना है। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कालखंड देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्राथमिक पेशा कृषि रहता है। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल आते आते लोग लोहे का प्रयोग जानने लगते हैं, इसीलिए इस काल को लौह युगीन कहा गया है। इससे पहले जो हमारा ऋग्वैदिक काल था वो कांस्य युगीन था। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले लोहे का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल तक लोग मध्य गंगा घाटी तक विस्तार कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि किस तरह वे भारत के, ये अगर भारत देखेंगे तो भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र होता है, अफगानिस्तान और पंजाब का, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना गया है, उस क्षेत्र में ही आकर के बसे थे। लेकिन धीरे धीरे वे लोग उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोग नीचे पलायन करते हैं और गंगा के मैदानी क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो वाणिज्य व्यापार है वह बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में होता है। इससे पहले लोग कृषि पशुपालन ही कर रहे होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर से वाणिज्य व्यापार की प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है। अब आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, देखते हैं। अगस्त मुनि जो थे उन्होंने ही आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में विस्तार करके फैलाया था। आगे देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा, किस नदी के किनारे पर दशराग युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी पारूसनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पारूसनी नदी, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया। अब आइए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न छठा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो दोस्तों इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। सातवां प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो दो है वैदिक काल में, हम देखेंगे ये हमारा अगर वैदिक काल है तो इसमें एक तो ऋग्वैदिक हो गया और ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक। इसके कालखंड का अगर हम चर्चा करते हैं तो यह हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। इसी तरह से और ये उत्तर वैदिक जो हो गया 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। अब आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो जो गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है वह ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि सोम को समर्पित जो है उस मंडल का चर्चा किस में मिलती है? 9वें मंडल में। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो जो ऋग्वेद में है वो सोम को समर्पित है, जो कि 9वां मंडल है। इन्हें ही वनस्पति का देवता माना गया है। तो आंसर सही हो जाएगा सी 9वां मंडल, जो कि सोम को समर्पित है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसमें पूछ रहा है कि यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान है उसकी चर्चा किस पुस्तक में किए गए हैं, कौन से वेद में किए गए हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी ब्राह्मण ग्रंथ, डी यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान है वह यजुर्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। इसी तरह से ऋग्वेद ये माफ कीजिएगा ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो संस्कृति है उससे ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। सामवेद में संगीत की चर्चा मिलती है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। आज का अंतिम और 12वां प्रश्न चलिए देखते हैं। त्रयी नाम है, त्रयी किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन है ए 3 वेदों का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी 3 मौसमों का। तो हमें याद होगा कि वेद जो त्रयी है, वेद त्रयी
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेदों को मिलाकर के इसके लिए वेद त्रयी का शब्द प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है त्रयी नाम है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वेदों के लिए वेद त्रयी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 वेदों को नाम त्रयी कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करें।